एक ऐसा सवाल जो कभी कभी हमें सोने नहीं देता। हम भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, सुबह से रात तक, लेकिन किस तरफ, किस लिए? जिंदगी एक रेस बन चुकी है, एक दौड़ जिसमें जीतने वाले को भी सुकून नहीं मिलता। हर दिन अलार्म की आवाज के साथ शुरू होता है और हर रात थकावट की चुप्पी में खत्म। हम सोचते हैं बस थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और आराम, थोड़ा और पैसा, थोड़ी और खुशी, लेकिन ये थोड़ा और कभी खत्म ही नहीं होता। क्या आपने कभी देखा है एक जापानीज बुजुर्ग को जो शांत है, स्थिर है, और फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती है, मानो वो हर पल में जी रहा हो, ना कोई जल्दी, ना कोई शिकायत, जैसे उसे पता हो कि वो कौन है और उसे कहां जाना है। ऐसे ही लोगों से उपजी है जापानी जीवन शैली की वो कला जिसे दुनिया डिसिप्लिन कहती है, लेकिन जापानी लोग इसे जीवन का सौंदर्य मानते हैं। इस किताब में हम एक एक करके उन 8 जापानी सिद्धांतों की बात करेंगे जिनका असर न सिर्फ आपके डेली रूटीन पर पड़ेगा, बल्कि आपकी सोच, आपकी आत्मा और आपके रिश्तों पर भी एक गहरी छाप छोड़ जाएगा। सोचिए, अगर आपको हर सुबह उठने की एक वजह मिल जाए, कोई ऐसा मकसद जिसे सोचकर आपके अंदर से एक ऊर्जा फूट पड़े, या फिर जब कोई परेशानी आए तो आप उस पर गुस्सा न होकर मुस्कुराते हुए उसका सामना करें, या जब आप कुछ नया सीखें तो ईगो को बाहर रखकर एक बच्चे की तरह उस सीख को अपनाएं, क्या तब जिंदगी थोड़ी आसान नहीं हो जाएगी? लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। इस रास्ते में आपको खुद से टकराना होगा, अपनी आदतों से, अपने आलस से, अपनी नकारात्मक सोच से। कभी कभी आपको अपने आराम से समझौता करना होगा, कभी कभी आपको खुद से यह कहना होगा, बस अब और नहीं, अब मुझे बदलना है। क्योंकि जो इंसान अपने जीवन को नियंत्रित कर लेता है वही असल में आजाद होता है। जापानियों ने यह रहस्य सैकड़ों साल पहले समझ लिया था। वो जानते थे कि बाहरी सफलता से ज्यादा जरूरी है भीतर की स्थिरता। हर सिद्धांत, चाहे वह इकिगाई हो या काइजन, सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक दर्शन है। ये सिद्धांत सिखाते हैं कि कैसे आप छोटी छोटी चीजों को बदलकर बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं और कैसे आप जीवन के हर पल में एक गहराई महसूस कर सकते हैं। इस किताब की शुरुआत एक आम इंसान की तलाश से होती है, एक ऐसी तलाश जिसमें वो अपने दिन की मीनिंग ढूंढ रहा है, अपने फेलियर्स का कारण और अपनी थकान की जड़, और धीरे धीरे वो एक नए रास्ते पर चलना शुरू करता है। एक ऐसा रास्ता जो शायद कठिन है लेकिन आत्मा को शांति देने वाला है। एक ऐसा रास्ता जो आपको सिर्फ बेहतर नहीं बनाता बल्कि सच्चा बनाता है। तो अगर आप भी तैयार हैं खुद से मिलने के लिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका हर दिन सिर्फ जिया न जाए बल्कि महसूस किया जाए, तो इस यात्रा में आपका स्वागत है। चलिए पहला कदम बढ़ाते हैं। रूल 1, इकिगाई, पर्पस। सुबह के 5 बजे थे। शहर अभी नींद में था, लेकिन एक छोटा सा गांव जापान के किनारे पर जाग चुका था। एक बुजुर्ग आदमी, लगभग 90 साल का, अपनी छोटी सी बगिया में पौधों को पानी दे रहा था। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में चमक थी। हाथ कांप रहे थे, लेकिन चाल में ठहराव था। वो आदमी रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता था, ग्रीन टी बनाता था, बगिया में काम करता था और फिर पास की पहाड़ी पर जाकर सूरज का स्वागत करता था। हर दिन, बिना किसी छुट्टी के, पिछले कई दशकों से। लोग पूछते थे, इस उम्र में भी आप इतना सब कैसे करते हो? वो मुस्कुराकर सिर्फ एक शब्द कहते, इकिगाई। इकिगाई, एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही लगता है जैसे किसी ने दिल की गहराई छू ली हो। इसका कोई एक शब्द में मीनिंग नहीं, लेकिन इसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर होता है। सोचिए, अगर आपके पास हर सुबह उठने की एक वजह हो, एक ऐसा कारण जो नींद से ज्यादा जरूरी लगे, जो अलार्म से पहले आंखें खोल दे और जो आपको थकान में भी मुस्कुराने की ताकत दे। लेकिन हम में से बहुतों के पास वो वजह नहीं होती। हम दिन काटते हैं लेकिन जीते नहीं। हम कमाते हैं लेकिन खुश नहीं होते। हम रिश्तों में रहते हैं लेकिन जुड़े हुए नहीं महसूस करते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपनी इकिगाई खो दी है। वो वजह जो हमें खुद से जोड़ती थी, जो हमें ये महसूस कराती थी कि हम क्यों हैं और हम किस लिए हैं। बचपन में हर किसी का एक सपना होता है। कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, कोई सिंगर, कोई साइंटिस्ट। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं,
डर आने लगता है, क्या मैं कर पाऊंगा? और धीरे धीरे वो इकिगाई धुंधली हो जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि इकिगाई सिर्फ पैशन है, लेकिन नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह आपके दिल की पुकार है, वो काम जो आप बिना थके कर सकते हैं, जो आपको पैसे से ज्यादा संतोष देता है, जो दुनिया के लिए भी कुछ अच्छा करता है और जिसे करने में आपको मीनिंग मिलता है। इकिगाई कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। और अगर आज आप बेचैन हैं तो शायद इसी की कमी है। जैसे ही आप अपने अंदर झांकना शुरू करते हो और खुद से पूछते हो, मैं कौन हूं, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं किस काम में खो जाता हूं, तो एक धीमी सी आवाज अंदर से आती है। वही इकिगाई की शुरुआत है। और मजे की बात यह है, इकिगाई कोई एक बार मिलने वाली चीज नहीं है। यह एक यात्रा है, एक रास्ता जिसे आपको खुद तलाशना है। और जब आप उस रास्ते पर चलना शुरू करते हो तो फिर दुनिया की हर तकलीफ छोटी लगने लगती है। आपका काम आपकी पूजा बन जाता है, आपका जीवन एक अर्थ ले लेता है। और फिर आप भी उस 90 साल के बुजुर्ग की तरह मुस्कुरा सकते हैं, बिना थके, बिना शिकायत किए, क्योंकि आपको पता है मैं क्यों जिंदा हूं। अगर आज आप खुद से खो गए हैं, अगर आपकी मॉर्निंग्स बेमतलब लगती हैं, अगर दिन बोझ बन चुके हैं, तो रुकिए, गहराई से सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, व्हाट इज माई इकिगाई? शुरुआत में जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन उस सवाल को रोज पूछिए और फिर देखिए कैसे जिंदगी खुद एक जवाब बनकर आपके सामने आने लगेगी। इकिगाई आपकी कहानी को एक नया अध्याय देता है, एक ऐसा अध्याय जिसमें आप फिर से अपने आप को पाते हैं, पूरे होश में, पूरे दिल से, पूरी जिंदगी के साथ। रूल 2, शोशिन माइंडसेट। एक बार एक युवा लड़का एक महान बौद्ध गुरु के पास गया। उसके पास डिग्रियां थीं, किताबों का ज्ञान था और दुनिया के बड़े बड़े सवालों के जवाब देने का दावा था। उसने गुरु से कहा, मैं हर चीज जानता हूं, लेकिन फिर भी अंदर खालीपन महसूस करता हूं, कोई सुकून नहीं, कोई ठहराव नहीं। गुरु मुस्कुराए और बोले, चाय पियो। लड़का चाय के प्याले की ओर देखने लगा, पर गुरु ने चाय उंडेलते उंडेलते प्याला भर दिया। फिर भी डालते रहे। चाय छलकने लगी, टपकने लगी। लड़का चौंक कर बोला, अरे प्याला तो भर गया है। गुरु बोले, जैसे ये प्याला तुम भी पहले से भरा हुआ हो, जब तक तुम खाली नहीं होते नया नहीं सीख सकते। यही है शोशिन, एक ऐसा माइंडसेट जो सिखाता है कि चाहे आप कितने भी आगे बढ़ जाएं, सीखने के लिए हमेशा एक बिगिनर की तरह खुले रहें। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन हर जगह है, किताबें, वीडियो, पॉडकास्ट्स, हर कोई एक्सपर्ट है, लेकिन अंदर से हम हॉलो हैं। क्यों? क्योंकि हमने खुद को सीखने के लिए बंद कर लिया है। हमें लगता है कि हम सब जानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, यही सोच ग्रोथ को रोकती है। शोशिन हमें उस मेंटल स्टेट में वापस ले जाता है जब हम बच्चे थे। याद है वो समय जब हर चीज नई लगती थी, हर सवाल जेन्युइन था और हर गलती एक सीख? तब ईगो नहीं थी, कंपैरिजन नहीं था, बस क्यूरियोसिटी थी, वंडर था। अब बड़े हो गए हैं, पर क्या वो वंडर कहीं खो तो नहीं गया? हर बार जब हम कहते हैं मुझे पता है, हम एक दरवाजा बंद कर देते हैं। और जब कहते हैं मुझे नहीं पता लेकिन मैं जानना चाहता हूं, तभी असली दरवाजा खुलता है। शोशिन सिखाता है कि सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता, बल्कि लोगों से, अनुभवों से और अपनी गलतियों से होता है। कभी कभी कोई छोटा बच्चा भी आपको जिंदगी का बड़ा सबक दे सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपना दिमाग खाली करना होगा, अपने प्राइड, अपने जजमेंट्स और अपने पास्ट नॉलेज से। सोचिए, अगर आप हर इंटरैक्शन को, हर दिन को, हर टास्क को एक नए पर्सपेक्टिव से देखें तो जिंदगी कितनी फ्रेश लगेगी। हर दिन कुछ नया सीखा जाएगा, हर गलती एक अपॉर्चुनिटी बनेगी और हर छोटा काम भी मीनिंगफुल लगेगा। शोशिन का मतलब है खुद को एक बिगिनर की तरह देखना, चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो। यह माइंडसेट आपको रिजिड नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल बनाता है। यह आपके अंदर की घमंड की दीवार को तोड़ता है और एक सच्चे स्टूडेंट को जगाता है। जब कोई चीज मुश्किल लगे तो सोचिए, क्या मैं इसे सीखने के लिए तैयार हूं या मैं बस दिखाना चाहता हूं कि मुझे आता है। यही फर्क होता है एक बंद माइंडसेट और शोशिन माइंडसेट में। और जब आप शोशिन को अपनाते हैं तो आप किसी क्लासरूम के स्टूडेंट नहीं रहते, आप जिंदगी के स्टूडेंट बन जाते हैं।
हर गली, हर चेहरा, हर दिन आपको कुछ सिखाने लगता है। इस माइंडसेट से आप सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनते, आप हम्बल बनते हैं, ग्राउंडेड बनते हैं, और यही आपको हर स्टॉर्म में टिकाए रखता है। क्योंकि असली बुद्धिमानी वही है जब आप जानते हुए भी ये माने कि मुझे और सीखना है। शोशिन वही जादू है जो एक साधारण इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है, धीरे, शांत और स्थायी रूप से। तो क्या आप तैयार हैं फिर से एक बिगिनर बनने के लिए? क्या आप अपना मन खाली कर सकते हैं ताकि जिंदगी कुछ नया उंडेल सके? अगर हां, तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। रूल 3, काइजेन एक्शन। एक ठंडी सुबह थी। जापान की एक फैक्ट्री में काम करने वाला एक मजदूर हर दिन वही काम करता था। एक ही नट, एक ही बोल्ट, मशीन के उसी हिस्से में कसना। महीनों से यही दोहराव। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई बदलाव नहीं। लेकिन फिर भी वो हर दिन कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करता। कभी स्क्रू ड्राइवर को थोड़ा और सही एंगल पर पकड़ता, कभी स्पीड थोड़ा बढ़ाता, कभी कम वेस्ट करता। एक दिन उसके सुपरवाइजर ने उसे पूछा, तुम इतने पैशन के साथ वही काम हर रोज कैसे कर लेते हो? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं हर दिन थोड़ा बेटर हो सकता हूं, बस थोड़ा। यही है काइजेन, एक जापानी दर्शन जो सिखाता है कि बड़े बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। हम इंसान हमेशा इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। हमें लगता है एक दिन में लाइफ बदलेगी, एक बार जिम गए तो 6 पैक बन जाएगा, एक बार बिजनेस शुरू किया तो करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, और जब कुछ जल्दी नहीं मिलता हम हार मान लेते हैं। काइजेन सिखाता है कि असली ट्रांसफॉर्मेशन धीरे होता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेटर हो जाएं, तो एक साल में आप 37 गुना बेटर बन सकते हैं। हाँ, सिर्फ 1%, इतना छोटा इंप्रूवमेंट की कोई नोटिस भी ना करे, लेकिन वही कंसिस्टेंसी आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। काइजेन सिर्फ प्रोडक्टिविटी का तरीका नहीं है, ये एक लाइफ फिलॉसफी है। ये कहता है, परफेक्शन मत चाहो, इंप्रूवमेंट चाहो। जब आप काइजेन को अपनाते हैं तो आप एक्सक्यूजेस देना बंद करते हैं। आप कल से शुरू करूंगा की जगह आज थोड़ा सा कर लेता हूं कहने लगते हैं। चाहे आप राइटर हों, स्टूडेंट हों, बिजनेसमैन या हाउसवाइफ, जब आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो डर कम लगता है, प्रेशर कम होता है, और सबसे जरूरी बात, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, भले ही थोड़ी, तब अंदर से गिल्ट नहीं होता। फिर चाहे रिजल्ट आए या ना आए, आप जानते हैं कि आप ग्रो कर रहे हैं। लेकिन काइजेन सिर्फ कंसिस्टेंसी नहीं है, इसमें अवेयरनेस भी है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, मैं आज क्या थोड़ा और बेहतर कर सकता हूं? और जवाब एक्शन में दीजिए। चाहे वो 5 मिनट का वर्कआउट हो, 1 पेज पढ़ना हो, 1 ग्लास एक्स्ट्रा पानी पीना हो, कुछ भी। ये छोटे छोटे कदम एक दिन बड़ी छलांग बनते हैं। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि काइजेन आपकी लाइफ के हर हिस्से में काम करता है। आपके हैबिट्स में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके माइंडसेट में। जब आप हर दिन थोड़ा बेहतर लिसनर बनते हैं, थोड़ा कम रिएक्टिव होते हैं, थोड़ा ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं, तो आपकी दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। क्योंकि बड़ी जीतें एक दिन में नहीं मिलती, वो हर दिन छोटे छोटे हार जीत के बीच बनती हैं। और हां, काइजेन में कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता। आप कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं बनते, पर यही इसकी खूबसूरती है। आप हमेशा स्टूडेंट बने रहते हैं, हमेशा इवॉल्विंग। तो अगली बार जब आप कुछ नया शुरू करें और डर लगे या आप बार बार असफल हो चुके हों, तो याद रखिए, आपको सब कुछ आज बदलने की जरूरत नहीं है। बस आज से थोड़ा बदलने की हिम्मत चाहिए। एक छोटा कदम हर दिन, यही है काइजेन का जादू, जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी को रूपांतरित कर देता है, शांति से, मजबूती से और स्थायी रूप से। क्या आप तैयार हैं पहला छोटा कदम उठाने के लिए? अगर हां, तो अभी से शुरुआत करें, क्योंकि लिटिल एक्शन इज बेटर देन बिग इंटेंशन। रूल 4, गानबरू एफर्ट। जापान के एक छोटे से कस्बे में हर साल एक मैराथन होती है। उस दौड़ में सबकी नजर एक ही इंसान पर होती है, एक बूढ़ी महिला जो उम्र के 80वें दशक में कदम रख चुकी है, लेकिन फिर भी हर साल दौड़ती है।
उसकी चाल धीमी होती है, सांसें भारी, शरीर कांपता हुआ, पर फिर भी वो हार नहीं मानती। बारिश हो, धूप हो या तेज हवा, वो आती है, दौड़ती है, गिरती है और फिर उठकर चलती है। लोग पूछते हैं, इतनी उम्र में क्यों? वो मुस्कुराकर सिर्फ एक शब्द कहती है, गनबारू। गनबारू एक ऐसा शब्द जिसे ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ कोशिश करना नहीं है। इसका मतलब है पूरी जान लगा देना, तब तक कोशिश करते रहना जब तक आत्मा थक न जाए, और तब भी हार न मानना। गनबारू का मतलब है जब हालात आपके खिलाफ हों तब भी आप अपने हौसले के साथ खड़े रहें। जब मंजिल दूर हो, रास्ता धुंधला हो और साथ कोई ना हो, तब भी आप चलते रहें। आज की दुनिया में सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट फेम, लेकिन कोई भी मीनिंगफुल चीज इंस्टेंट नहीं मिलती। चाहे रिलेशनशिप्स हों या करियर, चाहे ड्रीम्स हों या आइडेंटिटी, हर एक चीज एफर्ट मांगती है, लेकिन ज्यादातर लोग बीच में ही थक जाते हैं, हार मान लेते हैं। गनबारू हमें सिखाता है कि असली जीत वहां होती है जहां हम हारने के बाद भी कोशिश करते हैं, जहां हम थक कर रुकते नहीं, थोड़ी देर बैठते हैं और फिर उठकर फिर से चल पड़ते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा फेज आता है जब सब कुछ टूटने लगता है। हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा मोटिवेशन, हमारे सपने सब बिखरने लगते हैं। ऐसे समय में दो ही रास्ते होते हैं, या तो हम हार मान लें या फिर गनबारू को अपना लें। गनबारू का मतलब है मैं कर सकता हूं, भले ही मुश्किल हो, भले ही धीमा हो, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। जब आप किसी काम में पूरे मन, तन और आत्मा से लगते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपकी कंसिस्टेंसी आपकी पहचान बन जाती है। लोग आपके रिजल्ट्स नहीं, आपकी जर्नी को सैल्यूट करने लगते हैं। गनबारू किसी रेस को जीतने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को साबित करने के लिए है, अपने डर, अपने डाउट्स और अपनी लाचारी को हराने के लिए। और हां, हर बार कोशिश करने का मतलब ये नहीं कि हर बार जीत मिल ही जाएगी। कभी कभी जीत नहीं भी मिलती, लेकिन जो हासिल होता है वो है कैरेक्टर, डिसिप्लिन और एक ऐसी ताकत जो किसी किताब में नहीं मिलती। गनबारू में हारने का डर नहीं होता, वहां रुकने का डर होता है। वहां कंपैरिजन नहीं होता, वहां कमिटमेंट होता है। हर बार जब आप हार मानने की सोचें, खुद से कहिए, बस एक और कोशिश, क्योंकि क्या पता अगली कोशिश ही वो हो जो आपकी किस्मत बदल दे। गनबारू एक आम इंसान को वॉरियर बना सकता है, बिना तलवार के, बिना शोर के, लेकिन अंदर से अजेय। तो जब अगली बार जिंदगी आपको गिराए तो बस एक बार और उठिए, क्योंकि कभी कभी जीतने का मतलब बस इतना होता है, चलते रहना। गनबारू, और देखिए कैसे आप खुद पर गर्व करना सीख जाते हैं, क्योंकि आपने हार नहीं मानी, और वही सबसे बड़ी जीत है। रूल 5, गमन, एंड्योरेंस। वो रात बेहद ठंडी थी, चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई थी। जापान के एक मंदिर में लकड़ी के फर्श पर एक युवा लड़का ध्यान में बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे, होंठ नीले पड़ चुके थे और सांसें थम सी रही थीं। फिर भी उसकी आंखें बंद थीं। वो हिला नहीं, उसने शिकायत नहीं की, उसने सहा। क्यों? क्योंकि उसे गामन सिखाया गया था। गामन एक ऐसा जापानी दर्शन जो सिखाता है कि तकलीफों को गरिमा के साथ कैसे सहा जाए। ना रोना, ना शिकायत करना, ना दुनिया को बताना कि आप दर्द में हैं। बस चुपचाप शांत रहकर उस दर्द को झेलना और अंदर से मजबूत होते जाना। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां हर दर्द को एक्सप्रेस करना फैशन बन गया है। सोशल मीडिया पर हम हर छोटी परेशानी शेयर कर देते हैं। थोड़ा स्ट्रेस आया तो स्टेटस डाल दिया, किसी ने कुछ कह दिया तो पूरी दुनिया को बता दिया। हम भूल गए हैं कि कभी कभी ताकत चुप रहने में होती है। गमन सिखाता है कि हर दर्द का जवाब चीखना नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी बहादुरी होती है उस दर्द को महसूस करना, उसे समझना और फिर भी मुस्कुराना। यह कोई कमजोर बनने की बात नहीं है, बल्कि यह उस इंटरनल स्ट्रेंथ की बात है जो तब नजर आती है जब हम बाहर से टूटे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खड़े रहते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ खोने जैसा लगता है, जब आपका सबसे करीबी इंसान आपको छोड़ देता है, जब आपका सपना टूट जाता है, जब आप अकेले पड़ जाते हैं और दुनिया आपको समझना बंद कर देती है। ऐसे समय में गमान आपकी ढाल बनता है।
ये आपको सिखाता है कि अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो, लेकिन उन्हें दुनिया के सामने हथियार मत बनाओ। अपने दर्द को घूंट की तरह पी जाओ और उसे अपने कैरेक्टर का हिस्सा बना लो। गामान का मतलब ये नहीं कि आप कभी थकते नहीं या कभी दुखी नहीं होते। इसका मतलब है आप जानते हैं कि ये समय भी गुजर जाएगा। आप जानते हैं कि इस दर्द में भी कोई मीनिंग छुपा है। और जब आप इस माइंडसेट को जीने लगते हैं तो आप हर स्टॉर्म में खड़े रह सकते हैं। लोग सोचते हैं वो कैसे संभाल गया सब कुछ, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आपने रातों की नींदें खोई हैं, चुपचाप रोए हैं और फिर खुद को ही गले लगाकर आगे बढ़े हैं। गामान का मतलब है बाहर से शांति और अंदर से आग, बाहर से स्थिरता और अंदर से संघर्ष। आप रो सकते हैं लेकिन अकेले, आप हिम्मत हार सकते हैं लेकिन अगले पल फिर खड़े हो जाते हैं। जब आप गमान को अपना लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती, क्योंकि अब आप सिर्फ हालातों से नहीं, अपने भीतर की पीड़ा से भी लड़ना सीख चुके होते हैं। गमान आपके कैरेक्टर को पत्थर की तरह मजबूत बनाता है। आपका दिल नर्म रहता है लेकिन आपकी आत्मा फौलाद बन जाती है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको उस मोड़ पर लाए जहां सब कुछ टूटता हुआ महसूस हो, तो खुद से बस एक बात कहना, मैं ये भी सह जाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं गमन हूं। और उस पल आप खुद को फिर से गढ़ते हैं, एक नई ताकत, एक नई गरिमा और एक नई शांति के साथ। रूल 6, वाबी साबी, एक्सेप्टेंस। एक पुराना मिट्टी का प्याला था। उसका किनारा टूटा हुआ था, रंग हल्का उड़ चुका था और उसमें एक पतली सी दरार भी थी। देखने में वो प्याला किसी कबाड़ से कम नहीं था, लेकिन जापान में उसे एक शेल्फ में बड़े गर्व से सजाया गया था। क्यों? क्योंकि उस प्याले में वाबी साबी था। वाबी साबी एक ऐसा दर्शन जो कहता है खूबसूरती उस चीज में है जो अधूरी है, जो टूटी है, जो अस्थाई है, यानी जो परफेक्ट नहीं है वही सबसे ज्यादा सुंदर है। अब सोचिए, हम सब अपनी जिंदगी में परफेक्शन के पीछे भागते हैं। एक परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट करियर, परफेक्ट रिलेशनशिप, और जब कुछ थोड़ा भी बिगड़ता है हम टूट जाते हैं। हमें लगता है अब सब खत्म, लेकिन वाबी साबी कहता है नहीं, यही तो शुरुआत है। यह सिद्धांत आपको याद दिलाता है कि जिंदगी कोई शोरूम नहीं है जहां सब कुछ चमचमाता हुआ और फ्लॉलेस होता है। जिंदगी तो एक पुराना कमरा है, थोड़ी धूल वाली अलमारियां, कुछ उखड़े हुए रंग, लेकिन उन्हीं में छुपा होता है असली जादू। वाबी साबी हमें सिखाता है कि हर चीज में इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना ही सच्ची शांति है। हर दरार एक कहानी होती है, हर दाग एक अनुभव। अब जरा अपने आप को देखिए, आपका अतीत शायद परफेक्ट नहीं था। कुछ रिश्ते टूटे होंगे, कुछ फैसले गलत निकले होंगे, कुछ सपने अधूरे छूट गए होंगे, लेकिन क्या उन गलतियों ने आपको कुछ नहीं सिखाया? क्या उन तकलीफों ने आपको और मजबूत नहीं बनाया? वाबी साबी कहता है खुद को वैसे ही अपनाओ जैसे आप हो, न कुछ छुपाओ न कुछ घबराओ। सोचिए, अगर पेड़ हर सूखे पत्ते को शर्म से छिपा लेता या चांद अपनी खामियों के कारण रात को रोशनी देना बंद कर देता, तो दुनिया कितनी अधूरी होती। वाबी साबी एक जेंटल रिमाइंडर है कि जिंदगी का असली स्वाद तब आता है जब हम उसमें चीनी नहीं, सच्चाई मिलाते हैं। जब हम अपने फ्लॉज को फ्लॉज नहीं, फीचर्स मान लेते हैं। आपका टूटा हुआ दिल, आपकी झुकी हुई पीठ, आपके थके हुए हाथ, ये सब सिर्फ कमजोरियां नहीं बल्कि जीवन के तमगे हैं। इनमें वो संघर्ष छुपा है जिसे आपने जिया है, वो आंसू जिन्हें आपने चुपचाप पी लिया है। जब आप वाबी साबी को अपनाते हैं तब आप दूसरों में भी इम्परफेक्शन को स्वीकार करना सीख जाते हैं। तब प्यार डिमांड नहीं करता बल्कि समझ बन जाता है। तब रिश्ते कंपैरिजन नहीं करते बल्कि कनेक्शन बनते हैं। और यही एक्सेप्टेंस आपके अंदर एक ऐसी शांति लाता है जो किसी थेरेपी, किसी मोटिवेशनल क्वोट, किसी एक्सपेंसिव वेकेशन से नहीं आती। वो शांति आती है जब आप आईने में देखकर खुद से कह पाते हैं, मैं जैसा हूं ठीक हूं और इसी में मेरी खूबसूरती है। वाबी साबी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक नजरिया है, एक तरीका है दुनिया को देखने का, बिना जजमेंट, बिना डर, सिर्फ सच्चाई और सहजता के साथ। तो अब जब अगली बार आपकी जिंदगी कुछ कम परफेक्ट लगे, जब कोई चीज अधूरी लगे, कोई रिश्ता थोड़ा टेढ़ा लगे, तो रुकिए,
मुस्कुराइए और खुद से कहिए, यही तो वाबी साबी है, यही तो असली सुंदरता है। और तब आप देखेंगे टूटी हुई चीजें भी मुस्कुराने लगती हैं, क्योंकि उन्हें भी महसूस होता है कि वो काबिल हैं, चाहे वो अधूरी हों फिर भी पूरी हैं। रूल 7, हरा हचीबू, सेल्फ केयर। शाम का वक्त था। जापान के ओकिनावा द्वीप की एक छोटी सी बस्ती में लोग धीमी चाल से चल रहे थे। चेहरे पर सुकून, चाल में ठहराव और आंखों में चमक थी। कोई भाग नहीं रहा था, कोई जल्दी में नहीं था। और सबसे खास बात, यहाँ के लोग 90, 100, यहाँ तक कि 110 साल की उम्र तक भी न केवल जिंदा रहते हैं बल्कि पूरी तरह एक्टिव और एनर्जेटिक भी रहते हैं। आखिर ऐसा क्या है इन लोगों की लाइफस्टाइल में जो इन्हें इतना फिट, शांत और संतुलित बनाए रखता है? इसका एक रहस्य है हरा हचीबू, एक ऐसा प्रिंसिपल जो हमें सिखाता है कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता बल्कि शरीर और मन को सम्मान देने का तरीका होता है। हरा हचीबू का मतलब होता है पेट को केवल 80% तक भरना, यानी खाना तब बंद कर देना जब आप पूरी तरह से तृप्त न भी हुए हों, क्योंकि भूख शांत करने और पेट फुल करने के बीच एक महीन रेखा होती है और वहीं से शुरू होती है सेल्फ कंट्रोल। अब सोचिए, जब भी आप खाना खाते हैं, क्या सच में शरीर की जरूरत के अनुसार खाते हैं या आदत, स्वाद और इमोशन के हिसाब से? बहुत बार हम भूख से नहीं, बोर्डम से खाते हैं। कभी उदासी में, कभी गुस्से में, कभी बिना सोचे बस खाते जाते हैं। फिर आता है गिल्ट, फिर थकान, फिर आलस और धीरे धीरे शरीर थकने लगता है, दिमाग डल हो जाता है। हरा हाचीबू एक जेंटल रिमाइंडर है कि सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ स्किन केयर या जिम नहीं होता। असल सेल्फ केयर वो है जब आप अपने शरीर को सुनते हैं, जब आप जानते हैं कि कितना लेना है और कहां रुक जाना है। यह सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है, यह प्रिंसिपल हर एस्पेक्ट में लागू होता है, जैसे इमोशंस में, कॉन्वर्सेशंस में, काम में। हर जगह यह कहता है बस उतना ही जितना जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि जब हम ज्यादा लेते हैं, ज्यादा खाते हैं, ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा काम करते हैं, तो हम खुद को खोने लगते हैं। और जब हम संतुलन में रहते हैं तो जो लिटिल लेस होता है वही हमें बहुत कुछ दे जाता है, क्लैरिटी, डिसिप्लिन और एक शांत एनर्जी। हरा हाचीबू सिखाता है कि भूख को पूरी तरह खत्म करना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे थोड़ा अधूरा छोड़ना ही असली कला है। क्योंकि जब पेट थोड़ा खाली रहता है तो स्पेस बनता है अंदर तक जाने का, सोचने का, महसूस करने का। यह प्रिंसिपल एक सवाल की तरह हमारे सामने खड़ा होता है, क्या मैं अपनी जरूरतें समझता हूं या बस आदतों का गुलाम हूं? जब आप हरा हाचीबू को अपनाते हैं तो आपके खाने का तरीका बदलता है, लेकिन साथ ही आपकी सोच भी बदलने लगती है। अब आप सिर्फ खाना नहीं खाते, आप खाने का सम्मान करते हैं, आप खुद को सुनते हैं, आप खुद से जुड़ते हैं। और यही जुड़ाव असली सेल्फ केयर है। ना कोई लग्जरी, ना कोई एक्सटर्नल चीज, बस खुद से एक ऑनेस्ट, डिसिप्लिन्ड और माइंडफुल रिश्ता। हरा हाचीबू आपको याद दिलाता है कि जीवन की सबसे बड़ी पूर्ति अधूरेपन में छिपी होती है। कम खाना सिर्फ शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी आराम है। तो अगली बार जब थाली में थोड़ा और खाना बचा हो, थोड़ी और भूख बाकी हो, तो खुद से कहिए, बस यहीं तक, यही काफी है। मेरा शरीर मेरा मंदिर है और मैं इसका सम्मान करता हूं। यही होती है सच्ची देखभाल, जहां आप खुद को थामते हैं, न सिर्फ भूख में बल्कि जीवन के हर पहलू में। शांति वहीं है जहां जरूरत खत्म होती है और संयम शुरू होता है। रूल 8, शिनरिन योकू, रिकनेक्शन। सुबह सुबह एक जापानी व्यक्ति जंगल के रास्ते पर बिना मोबाइल, बिना किसी प्लान के चुपचाप चल रहा था। उसके कदम धीरे थे, आंखें चारों तरफ फैले हरियाली को देख रही थीं। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की आवाज और दूर से आती बहती हवा की सांसें, सब कुछ मानो उससे बात कर रही थीं। वो न कुछ सोच रहा था, न कुछ कह रहा था, बस शांत था, मौजूद था, जुड़ा हुआ था प्रकृति से और शायद खुद से। यही है शिनरिन योकू, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है फॉरेस्ट बेथिंग, यानी जंगल में नहाना। नहाना पानी से नहीं, प्रकृति में नहाना, खुद को फिर से रीसेट करना।
हम में से ज्यादातर लोग डिस्कनेक्टेड हैं, और सबसे बुरा ये कि हमें इस डिस्कनेक्ट का एहसास भी नहीं है। हम हर वक्त स्क्रीन में डूबे रहते हैं। फोन, लैपटॉप, टीवी, नोटिफिकेशंस की दुनिया में इतने खो गए हैं कि प्रकृति एक लग्जरी लगती है। कभी ध्यान दिया है, जब आप बहुत परेशान होते हैं और अचानक खुले आसमान के नीचे किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, तो दिल कुछ हल्का सा क्यों लगने लगता है? क्यों हवा के बहाव में कोई सुकून छुपा होता है? क्यों बारिश की बूंदें सिर्फ भीगाती नहीं, कुछ भीतर छू भी जाती हैं? क्योंकि हम प्रकृति से अलग नहीं, उसी का हिस्सा हैं। और जब हम उससे दूर हो जाते हैं तो अंदर एक खालीपन पनपने लगता है। शिनरिन योकू उसी खालीपन को भरने की प्राचीन जापानी कला है। ये कहती है, जंगल में मत जाओ किसी गोल के साथ, बस जाओ और हो जाओ। कोई अर्जेंसी नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। बस हर पत्ते को महसूस करो, हर शाखा की सरसराहट सुनो, हर धूप की किरण को चेहरे पर पड़ते हुए महसूस करो। आज की फास्ट लाइफ में हम कॉन्स्टेंटली रिएक्ट कर रहे हैं, कॉल्स को, मैसेजेस को, लोगों की एक्सपेक्टेशंस को, पर कभी कभी जरूरी है पॉज करना, ऑब्जर्व करना और अब्सॉर्ब करना। शिनरिन योकू हमें उस पॉज की लग्जरी देता है। यह सिखाता है कि बीइंग बिजी इज नॉट द सेम एज बीइंग अलाइव। हर इंसान को हफ्ते में कम से कम एक बार प्रकृति से दोबारा जुड़ना चाहिए। किसी पेड़ की छांव में बैठना, मिट्टी को हाथों में लेना, घास पर नंगे पैर चलना। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी नर्वस सिस्टम स्लो हो जाती है, आपकी हार्ट बीट बैलेंस होने लगती है, और दिमाग से वो शोर जो आपको लगातार थकाता है, वो खुद ब खुद म्यूट हो जाता है। शिनरिन योकू कोई एक्सपेंसिव थेरेपी नहीं, कोई हाई परफॉर्मेंस टेक्निक नहीं। ये तो एक लौट जाना है उसी जगह जहां से हम कभी आए थे। वो जंगल, वो नदियां, वो पेड़, वो पहाड़, वो हमें नहीं भूले, हमने ही उनसे मुंह मोड़ लिया। लेकिन अच्छी बात यह है, वो अब भी वहीं हैं, हमें बुलाते हुए, हमें अपनाने को तैयार। तो अगर आप कभी खुद से डिस्कनेक्टेड महसूस करें, अगर दिल भारी लगे या सांसें बोझ जैसी लगें, तो किसी पार्क, किसी जंगल, किसी छोटी सी हरियाली के पास चले जाइए। शब्दों की नहीं, सन्नाटे की जरूरत होगी। सोचने की नहीं, महसूस करने की जरूरत होगी। और जब आप लौटेंगे तो सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी हल्के, शांत और पूरे महसूस करेंगे। शिनरिन योकू कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक पुनर्जन्म है, खुद के पास लौटने का, बिना किसी कोशिश के, बस प्रकृति के साथ सांस लेने का। और शायद वहीं से फिर से जिंदगी शुरू होती है। कंक्लूजन, कभी सोचा है, हम जिंदगी से बहुत कुछ चाहते हैं, सक्सेस, हैप्पीनेस, पीस, क्लैरिटी, रिलेशनशिप्स, फ्रीडम। लेकिन कभी यह महसूस किया है कि ये सब बाहर ढूंढते ढूंढते हम अपने अंदर से दूर हो जाते हैं? जापानी जीवन शैली की ये 8 गहराइयां, इकिगाई, शोशिन, काइजन, गनबारू, गमान, वाबी साबी, हारा हचिबू और शिनरिन योकू, ये कोई टेक्निक नहीं, ये सोल लेवल विजडम है। ये हमें सिखाते हैं कि जिंदगी कोई रेस नहीं है, ये एक स्लो, मीनिंगफुल जर्नी है, जहां हर कदम पर अवेयरनेस है, हर मोड़ पर ब्यूटी है और हर रुकावट में ग्रोथ छुपी है। इकिगाई ने हमें जीने की वजह दी। शोशिन ने सिखाया कि हम हमेशा स्टूडेंट रह सकते हैं। काइजन ने दिखाया कि हर दिन छोटा सुधार बड़ा बदलाव लाता है। गनबरू ने हिम्मत दी हार न मानने की। गमन ने सहना सिखाया, मुस्कुराकर। वाबी साबी ने इम्परफेक्शंस में ही सुंदरता ढूंढना सिखाया। हरा हाचिबू ने आत्मसंयम को सेल्फ लव बताया, और शिनरिन योकू ने फिर से हमें प्रकृति से जोड़ दिया। इन सिद्धांतों को अपनाना एक दिन का काम नहीं है, ये एक जीवन भर की यात्रा है। लेकिन एक ऐसी यात्रा जो आपको खोया हुआ सुकून, खोई हुई ताकत और असली खुशी वापस देती है। अब सवाल ये नहीं कि क्या ये काम करेगा, सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़कर इस नई दृष्टि को अपनाने के लिए? अगर हां, तो यकीन मानिए, आपके जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। बाहर नहीं, सबसे पहले अंदर से। और जब भीतर बदलाव आता है तो पूरा संसार बदलता है। अगर इस यात्रा ने आपके दिल को छुआ हो, अगर इन शब्दों ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की हो, तो इसी से शुरुआत कीजिए, छोटे से कदम से, एक नए नजरिए से। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
जहां हम हर किताब को एक एहसास, एक अनुभव की तरह आपके सामने लाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जीवन सबक के साथ। तब तक याद रखिए, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ बिगिंस विथ स्मॉल माइंडफुल स्टेप्स। धन्यवाद।